दोस्तों नमस्कार। अध्याय 9। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये NCERT 6th क्लास का हिस्ट्री है। इससे पूर्व 8 अध्याय तक आप तक वीडियो पहुंच चुका है, आप देख लिए होंगे। और ये आज अध्याय 9 ध्यान देंगे, अध्याय 10 और अध्याय 11 एक साथ आप तक पहुंच गया। ठीक है, आप इसे भी देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो गया 6th क्लास का। आगे 7th और 8th का भी हिस्ट्री का वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अध्याय 9, 10 और 11। ठीक है, NCERT 6th क्लास हिस्ट्री। देखिए इसमें टॉपिक है अध्याय 9 में पहला ये टॉपिक है कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो कोई भी व्यापारी हमारे तक पहुंचा या इन भारत पहुंचा, उनका एकमात्र मकसद था यहाँ से व्यापार करना। तो व्यापार किसका करता था? तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो जितने भी व्यापारी आए खासकर दक्षिण भारत, तो उनका एकमात्र मकसद था मसाले का व्यापार करना। साथ ही साथ कीमती पत्थर, काली मिर्च का मतलब मसाले में खासकर काली मिर्च की ज़्यादा डिमांड था, सोना भी। ठीक है, तो देखिए काली मिर्च इतना डिमांड था कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना के नाम से बुलाते थे। ठीक है, साथ ही साथ इन व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। रोम, इटली। तो या तो समुद्री मार्ग से अरब सागर से लाल सागर होते हुए वो इटली पहुंच जाएंगे, या नहीं तो वो सड़क मार्ग से अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए, तुर्की होते हुए वो रोम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके दो रास्ते होते हैं इसके पहुंचने का। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, सोने का सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था। अगर साउथ इंडिया में सोने का सिक्का मिला है, इसका मतलब है खासकर रोम का सोने का सिक्का मिला है, इसका मतलब ये है कि रोम के साथ व्यापार चल रहा था, तब तो सिक्का मिला। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के में अनेक स्थलों से खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर कटोरियाँ, थालियाँ मिले हैं। यह बर्तन व्यापारियों द्वारा लाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। तो कहने का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थलों से खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर कटोरियाँ, थालियाँ मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यापारी ये बर्तन अलग अलग जगह से लाते होंगे और बेचते होंगे। ठीक है, व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले, उनके द्वारा मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करता था, खासकर अरब यात्री। ठीक है, खासकर अरब यात्री क्या करते थे या अरब व्यापारी क्या करते थे कि यहाँ पर जब हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून का सक्रिय होता है, वहाँ उस समय अरब लोग हमारे यहाँ पहुँचना आसान होता था उनके लिए, और वो आते भी थे। और कहा जाता है मानसून जो नाम भी पड़ा है अरबों द्वारा ही पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे अगला है सब टॉपिक के रूप में समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक है, तो कौन कौन राज्य का जिक्र किया है देखिए यहाँ पर। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो दक्षिण भाग 2 तट है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। ठीक है, इसमें से खासकर 3 नदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ पर एकमात्र नदी का जिक्र कर रहा है कावेरी। ठीक है, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। संगम कविताओं में मूवेंदार, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। ठीक है,
अब इनका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। वो शासक कौन कौन था? चोल, चेर और पांड्य। ये संगम कालीन 3 शासक का ध्यान रखेंगे। आप किसी भी इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो ये तीनों शासक के बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, संगम काल का 3 शासक, 3 वंश, चोल, चेर और पांड्य, करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, चोलों का पतन कहाँ था? पुहार या कावेरीपट्टनम। दूसरा, पांड्य की राजधानी कहाँ था? मदुरै। ठीक है, जब ध्यान रखेंगे भारत में पश्चिमी क्षेत्र का देखा जाए तो वहाँ पर सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो चोल चेर के बाद ये दक्षिण भारत की बात है। और पश्चिम भारत की बात करें तो सातवाहन शासक में प्रमुख राजा के तौर पर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ स्वामी कहे जाते थे। यानी जितने भी सातवाहन शासक हैं वो अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और आती है, रेशम मार्ग। ठीक है, आपको इस बात की मालूम होना चाहिए कि रेशम मार्ग चीन से लेकर पश्चिमी यूरोप तक, या कह सकते हैं दक्षिणी यूरोप तक, यानी कहने का मतलब है कि आप इटली की बात कर लीजिए, रोम तक। ठीक है, तो पश्चिमी आप कह सकते हैं एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचती थी। तो रेशम एक बेशकीमती कपड़ा है। ठीक है, आम आदमी के पहुंच से बाहर रहता है, और ख़रीद भी ले तो उनका रख रखाव करना सबसे मुश्किल होता है। इस वजह से लोग खरीदता नहीं है। कहता हाथी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुराक देना उतनी ही बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो रेशमी कपड़ा में कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। ठीक है, आज भी बहुमूल्य है। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? चीन ने किया, करीब आज से 7000 साल पहले की बात है। ठीक है, इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े, ऊँट पर कुछ लोग दूर दूर के जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे इसका प्रकाश में आएगा। जैसे कोई मान ले ऊँट से अरब कंट्री गया तो वो वहाँ तक लेके चले गए रेशम कपड़ा, किसी को दान किए या बेचे या किसी शासक को दिए। ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी चीन के लोग जिस रास्ते से सफ़र करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए कि चीन के शासक क्या करते थे, ईरान या पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैली। यानी हमको दिया तो हमने किसी को बताया, उसको मिला वो किसी ने बताया, किसी को बताया, इस प्रकार करके इसका फैल गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े का पहनना एक फैशन बन गया। अब आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास क्षमता है, तो आप आराम से पहन सकते हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। कहने का मतलब है लेवी मांगते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस रास्ते से होकर जा रहे हैं तो मुझे उनका टैक्स चाहिए। ठीक है, टैक्स चाहिए, एक तरह के इसको लेवी कहा जाता है। ठीक है, तो सिल्क रूट पर जो नियंत्रण करने वाले भारतीय शासक की बात किया जाए वो कुषाण है। ठीक है, कुषाण के शासक कनिष्क, ध्यान रखेंगे करीब 2 साल पहले मध्य एशिया, पश्चिम उत्तर भारत में उनका शासन था। तो
कनिष्क वंश के कुषाण वंश के कनिष्क ने इस पर नियंत्रण कर रखा था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी उनके ही राज्य का हिस्सा था, किसके? कनिष्क के, ठीक है, यानी कुषाण के दो राजधानी था, एक पेशावर एक मथुरा, और तक्षशिला भी इन्हीं के अंडर में आता था, ठीक है। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाले शासक देखा जाए तो कुषाण ही थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुषाण ही थे। आगे बात किया जाए बौद्ध धर्म की प्रसार की बात, तो कुषाणों के समय में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क है। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद गठन किया जिसे एकत्र होकर बौद्ध विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। अश्वघोष जो किया था, तो अश्वघोष किसके दरबार में रह रहे थे? कनिष्क के दरबार में रह रहे थे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। और अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष के तौर पर थे, वसुमित्र भी थे, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक भाग हीनयान और दूसरा भाग महायान था, ठीक है। तो महायान था और कनिष्क महायान को सपोर्ट करता था, हीनयान को सपोर्ट नहीं करते थे। इसके महायान की दो विशेषता थी कि इसे मूर्ति पूजा के रूप में देखा गया महायान को, और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी थी। हीनयान और महायान में सिर्फ इतना अंतर याद रखेंगे कि महायान मोह से मूर्ति पूजा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा के तौर पर जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए उनका पहले मूर्ति बनाया। फिर बाद में भगवान बुद्ध का भी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, लोग मूर्ति पूजक के रूप में आ गए। लेकिन हीनयान जो है वो मूर्ति पूजक के तौर पर नहीं है। इनमें से अधिकांश मूर्ति मथुरा में, तो कुछ मूर्ति तक्षशिला में बनाया गया, ठीक है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम सन्यासी की बात करने जा रहे हैं, तो सन्यासी को यहाँ पर सन्यासी भी लोग आए यहाँ पर खासकर। तो दूसरा परिवर्तन ये देखा गया, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म आप कह सकते हैं मध्य एशिया, चीन तथा बाद में कोरिया, जापान सब जगह पर फैल गया, ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए पहाड़ों के दर्जनों गुफाएं खोदी गई, ठीक है। तो इसका प्रसार भी दक्षिण पश्चिम भारत में हुआ, ठीक है, ऐसी बात नहीं हुआ, जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं खोदी गई, जहाँ पर लोग खासकर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है। इनमें से कुछ गुफाओं राजा रानी द्वारा आदेश पर बनाए गए, कुछ व्यापारी द्वारा या कुछ कृषकों द्वारा बनाया गया। अधिकतर गुफाएं पश्चिमी घाट की दर्रों पर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि भारत तक सीमित रहा। इसके बाद थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित रहा, ठीक है। आगे चलकर फिर बौद्ध धर्म बटेगा और उसमें एक आएगा थेरवाद, तो थेरवाद भी इन क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली रहा। इसके बाद देखिए आगे आपका सब टॉपिक के रूप में है 9 चैप्टर में ही कि तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, ठीक है। इसमें से हम लोग खासकर फाहियान और वैनसांग को देखेंगे। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, वो करीब 1600 साल पहले आए थे। ध्यान रखेंगे किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ध्यान रखेंगे कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। वैनसांग कब आए थे? 1400 साल पहले आए थे और ये करीब 50 साल बाद इत्सिंग आए। तो ध्यान रखेंगे वैनसांग की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के समय, उसके 50 साल बाद एक और यात्री आएंगे, चीनी यात्री, जिसका नाम होगा इत्सिंग, ठीक है।
इन लोग में एक समानता जरूर है कि इनमें से प्रत्येक यात्री ने अपनी यात्रा वर्णन लिखा, ठीक है। अब जैसे कि वेनसांग का सीयूकी याद रखिएगा, ठीक है। वेनसांग जो है भूमार्ग से चीन से होते हुए उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होते हुए चीन वापस लौट गए, ठीक है। चीन से आए थे और पैदले पैदले आए थे और फिर चीन पैदले पैदले चले गए, ठीक है। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी, ठीक है। और उन्होंने वह क्या किया, 20 घोड़े पर लाद कर यहाँ से ले गए और पूरे जीवन क्या किया उसने, इन पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद में करने में लगा दिया, क्योंकि जो भी पांडुलिपियाँ यहाँ प्राप्त किए थे वो सब का सब संस्कृत में या किसी और भाषा में लिखा हुआ था, भारतीय भाषा में। लेकिन वो जब यहाँ से लेके गए तो पूरे जीवन लगा दिया उसी में कि वो चीनी में अनुवाद करने में, ठीक है। ध्यान रखें सब बातों को। इसके बाद भक्ति की शुरुआत है, उसी समय की बात है। तो भक्ति किससे बनी, भज शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है, ठीक है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, ठीक है। तो बात यही है कि भगवान अपने भक्तों के साथ में सुख को बांटता है, दुख को नहीं बांट लेते, दुख तो अपने भर लेते हैं। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई, जो महाभारत का अंश है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये था, ध्यान रखेंगे 9th चैप्टर। हम दोस्तों 10th चैप्टर में टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ध्यान इस बात का रखिएगा कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र, ध्यान रखेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति पत्र, ठीक है। प्रशस्ति पत्र को किसने लिखा था, तो हरिसेन ने लिखा था। और ये प्रशस्ति पत्र किस में लिखा गया, अशोक का स्तंभ में लिखा गया, ठीक है। जिस अशोक ने जिस अभिलेख को वहाँ पर लिख कर उसने अपना खुदवाए थे, उसी अभिलेख में समुद्रगुप्त ने भी लिखवा दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र को लिखने वाले कौन हैं, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री रहे हरिसेन ने लिखा था। तो इस प्रशस्ति पत्र में क्या है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में पता चलता है। तो इसके पूर्वज कौन थे, इनके बारे में पता चलता है, ध्यान रखेंगे। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती। उनकी माँ कुमार देवी यानी समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी के थे और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। अगर समुद्रगुप्त के प्रपितामह देखा जाए तो कौन होगा, ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त होगा, ठीक है। उसके बाद पितामह यानी दादा की बात किया जाए तो घटोत्कच होगा, ठीक है, घटोत्कच। अगर पिता देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और माँ कौन है, तो कुमार देवी। इन सारी बातों का जिक्र प्रयाग प्रशस्ति पत्र में किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि लिया था, महाराजा धीराज, जबकि श्रीगुप्त घटोत्कच ने उपाधि लिया था महाराज का, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि देखिए आगे भी लिखा हुआ भी है कि समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि लिया, कौन सी उपाधि, महाराज धीराज, लेकिन उनके दादा और परदादा ने महाराजा की उपाधि का उल्लेख है। कहा जाता है कि ये लोग जो हैं वो कुषाणों के सामंत थे, इसीलिए कह सकते हैं आप कि कुषाण के सामंत होने की वजह से इन लोगों ने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं लिया था, ठीक है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, ठीक है। ये महाराजा से महाराजा धीराज बन गया, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली में भी जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त का दो बेटा है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें से रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार देते हैं
और खुद सत्ता पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से एक शासक और दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक है, तो कब की बात है, आज से करीब 1400 साल। ठीक है, यहाँ पर जो 14 ईयर नहीं याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे 1400 साल पहले की बात है कि हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि कौन थे, वानभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर था, लेकिन उसने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करके कन्नौज लाया गया, जहाँ पर उनकी अपनी बहन के साथ में सत्ता को आगे बढ़ाया, या फिर बहन के संरक्षक के तौर पर कन्नौज में शासन किया। आगे चल के पटना के बाद कन्नौज ही मेन सत्ता के रूप में दिखाई पड़ता है कि कन्नौज क्या होता है कि कन्नौज अब मुख्य रूप से पटना का स्थान कन्नौज ने ले लिया। अब कन्नौज में ही त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, खासकर राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश लड़ेंगे कन्नौज के लिए। ठीक है, हर्षवर्धन के पिता और बड़े भाई मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि राजवर्धन जो हर्षवर्धन के भाई थे और उनकी बहनोई को बंगाल के शासक गोड़ वंश के शासक शशांक ने उसको मार दिया गया। शशांक से बदला भी लेते हैं हर्षवर्धन। तो इस प्रकार करके हर्षवर्धन क्या होता है कि थानेश्वर से अपने राजधानी ट्रांसफ़र करते कन्नौज तक। ठीक है, और कन्नौज में ही कहा जाता है कि हर्षवर्धन की बहन जंगल भाग जाती है, जंगल से उसको खोज के लाते हैं और फिर इसके बाद सत्ता संभालते हैं कन्नौज का। ठीक है, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता आने वाले जगह पर नहीं मिल पाई। ठीक है, आने वाले समय पर नहीं मिल पाई। तो ये बात है कि स्टार्टिंग में जितनी सफलता मिली थी वो उतना सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, जब उन्हें नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूत ने उसे रोका। ठीक है, जब हर्षवर्धन जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा था तो नर्मदा नदी के पास पुलकेशिन दूत जो चालुक्य नरेश है उसने उसको रोका यानी हराया। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है ऐहोल प्रशस्ति पत्र में। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति पत्र में इसका जिक्र है। ऐहोल प्रशस्ति पत्र पुलकेशिन दूत का ही है जिसके लिखने वाले कवि रविकृति हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन, या प्लस है ऐसी नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि इस समय पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य के राज्य कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ठीक है, ध्यान रख की पॉइंट सारी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे जिनके बारे में उनके दरबारी कवि जिस रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो ध्यान रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि जो थे रविकृति थे, जिसने एक प्रशस्ति पत्र लिखा था जिसका नाम है ऐहोल प्रशस्ति पत्र या ऐहोल अभिलेख। ठीक है, आगे पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे कह सकते हैं पल्लव और चालुक्य को अंत में राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो राज्यों का प्रशासन कैसे चलता, देखिए अभी भी वही वाली बातें हैं। गांव से शुरू होता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गया, यानी कहने का मतलब है सत्ता कह सकते हैं आप कि दर पीढ़ी चलते रहा, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक तथा अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद में पर कार्य करते थे, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में मंत्री थे। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि स्थानीय प्रशासन की प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, जैसे नगर श्रेष्ठी। ठीक है, यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों की काफिले के नेता,
प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कास्तियों यानी लिपि का के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नगर श्रेष्ठी का मतलब है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा का मतलब है व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक का मतलब है मुख्य शिल्पकार तथा कास्त का मतलब है लिपिक यानी कलर के प्रधान लोग होते थे जो स्थानीय रूप से काम करते थे। जब आप सेना की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे राजा के एक क्या करते थे, एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पैदल सिपाही होते थे। सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं होता था, बदले में उन्हें कुछ भूमिदान दिया जाता था। ठीक है, और उसी भूमि से ही आगे अपना सब कुछ कार्य करते थे। ठीक है, अगर हम सभा की बात करें तो कुछ सभाएं दक्षिण भारत में था। तो पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इसमें से ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन जिसे सभा कहते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनके संगठन को सभा कहते थे। यह सभाएं उप समितियां के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करता था। ठीक है, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वो वहाँ पर एक संस्था थी उर नामक ग्राम सभा के होने का बात कहता है। ठीक है, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब आपकी संगठन है। जो ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन सभा था, जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं था वहाँ पर उर नामक संगठन था। नगरम भी व्यापारी संगठन था और इसमें क्या होता था कि कुछ धनी और शक्तिशाली भूस्वामी भी व्यापार करते थे। ठीक है, एक पुस्तक का वहाँ जिक्र किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और इसमें चर्चा किसका है? राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम कहानी की चर्चा है। ठीक है, तो ये था आपका 10th क्लास का। हम चलते 10th टॉपिक है। ठीक है, और हम चलते हैं 11वां अध्याय। और 11वां अध्याय करने का मतलब है 6th क्लास का अंतिम अध्याय। ठीक है, चलिए उसमें चलते हैं हम लोग। दोस्तों 11 अध्याय और ये 6th क्लास का लास्ट अध्याय। ठीक है, हिस्ट्री का ध्यान रखेंगे। NCERT, ठीक है, NCERT का ये 6th क्लास का लास्ट अध्याय 11 अध्याय और इस पर टॉपिक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उस समय एक नया आप कह सकते हैं तत्व आया या नया एक कांसा का इस्तेमाल किया या धातु का इस्तेमाल किया जो तांबे और टीन मिलाकर, तीन नहीं टीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तांबे और टीन मिलाकर एक नया धातु बनाया गया जिसका नाम है कांसा। ठीक है, कांसा, तो कांसा बनाया गया उस समय। ध्यान रखेंगे कांसा जो है वो आप देखिएगा, कभी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक लोह स्तंभ की बात किया जाएगा जिसमें देखिए ध्यान रखेंगे मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता की एक अद्भुत उदाहरण है। इस लोह स्तंभ को आप जाके देखेंगे, मैंने देखा है, वो आज तक जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये लोह स्तंभ में एक व्यक्ति का जिक्र है, उसका वहाँ पर नाम लिखा हुआ चंद्र करके। ठीक है, चंद्र के शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश का है और इतिहासकार कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनाया था। कैसी कुशलता से बनाया कि आज तक इतना हवा पानी वर्षा धूप का थपेड़े खाने के बावजूद भी ये जंग तक नहीं लगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुई थी जो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, अब कुछ घर बना जिसमें से ईंटों और पत्थरों की इमारत बना। शिल्पकारों द्वारा स्तूप बनाए गए, स्तूप बौद्ध भिक्षुओं का, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, उसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, स्तूप विभिन्न आकार के थे जैसे गोलाकार, लंबाकार, छोटा या बड़ा। ठीक है, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत या हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़
या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे, इसे धातु मंजूषा कहते। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया और बाद के काल में से गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है जो वो डब्बा था उनका नाम था धातु मंजूषा। ठीक है, उस पर हम पहले उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में हमारे पास पैसा आया तो हमने ईंट से ढक दिया। बाद में और पैसा आया तो हमने क्या किया, और रुपया आया और हम समृद्ध बने तो वहाँ पर गुंबद नुमा बना के तरासे हुए पत्थर से तरासे के पत्थर का मतलब है डिजाइनिंग किए हुए पत्थर से उसको हमने ढक दिया गया। ठीक है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। आप देखेंगे यहाँ पर तो स्तूप की बात हो रही, जब आप कोई मंदिर जाइए देखिएगा मेन मंदिर के चारों ओर एक गोलाई में एक प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी घूमने के लिए होता है। लोग घूम घूम कर पूजा करते हैं, उसे चारों ओर घूमने वाले जो एक परिक्रमा पथ होता है उसे हम क्या कहें, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। रास्ते में प्रदक्षिणा पथ को क्या करते थे, रेलिंग से घेरते थे। जो रेलिंग से घेरा गया उसको हम वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग या तोरण प्रायः मूर्ति कला का सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। मान लीजिए कि हमने रेलिंग बनाया, रेलिंग में भी प्रवेश द्वार बना दिया गया और प्रवेश द्वार बनाने के बाद लोग प्रवेश करते थे। उस रेलिंग में क्या करते थे, बहुत सी मूर्ति या तोरण बनाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं एक कलाकृति करता था उस समय लोग, और कलाकृति सजाया जाता था। ठीक है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों का में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होती थी। ठीक है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं, मेन जो भाग होते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं, जहाँ मुख्य देवी या देवता मूर्ति रखा जाता है। माने मुख्यतः आप कहेंगे किसी भी मंदिर में जाएंगे, जो मेन मंदिर है उसको गर्भगृह कहा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतरगांव जैसी मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। ठीक है, तो गर्भगृह को ऊंचा उठाते हैं, ठीक, एक आप नुकला टाइप को उठाते हैं, उसे हम शिखर के रूप में जानते हैं। अधिकतर मंदिरों में मंडप की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सभागार भी होता था जिसे मंडप कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं चित्रकला। अजंता की गुफा आपको पता है महाराष्ट्र में है, वह जगह जहाँ पे पहाड़ों को सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें ज़्यादातर गुफाएं किसका है, बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए थे। ठीक है, बनाए गए विहार थे और इनमें कुछ चित्र द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। ठीक है, उस समय रोशनी के लिए लाइटिंग व्यवस्था नहीं था तो मसाल जलाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल पहले भी बाद भी चमकदार है। यह रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे। ये महान कृति को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो सोचिए आज से 1500 साल पहले से जो चित्र बनाया गया था उसमें जो चमक है आज भी वो चमक है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उस चमक के लिए लोग उस समय प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया, खासकर पौधे तथा खनिजों से बनाए गए रंग से। लेकिन जो भी इस कलाकृति को बनाया वो आज भी अंधेरे में है। ठीक है, अज्ञात है, कोई जानता नहीं किसने बनाया नहीं बनाया। कुछ पुस्तक के बारे में है। ठीक है, करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य एक पुस्तक है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। रचना किसने किया था, इलांगो ने किया था, इलांगो नाम कवि ने किया था। इसमें क्या है कि कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है और वो पुहार में रहता था। वह उसकी पत्नी का नाम क्या है, कनगी, की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। कौन करने लगा, तो कोवलन करने लगा, माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, कनगी जबकि उसकी पत्नी है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वह कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहने का मतलब है कि कोवलन और कनगी पुहार को छोड़कर मदुरै चला गया। जब पांड्य राजा की दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। बाद में कनगी आज भी उससे प्रेम करती थी और इससे अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर को विनाश कर डाला, यानी एक श्राप दिया मदुरै शहर का। ठीक है,
एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, ठीक है, करीब कब का है, 1400 साल पहले की है। और इसे किसने लिखा, सत्यनारायण ने लिखा था, ठीक है। लिखा गया, इसमें क्या है, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी, जो नर्तकी से प्रेम करते थे कोवलन, दोनों के बीच में एक बेटी हुआ था और उसकी कहानी है, ठीक है। कुछ कहानियों का संकलन और संरक्षण करने की बात होती है, ठीक है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थे, इसी काल में लिखी गई, इसमें से पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, पुराण शाब्दिक अर्थ प्राचीन। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देव देवताओं की जुड़ी कहानी है। इनमें से देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई, पुराण में यही चीज़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी दिया गया। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने अनुमति नहीं थी, उन्हें पुराण सुन सकता था, ठीक है। पुराण में होता क्या था कि पुराण की पाठ मंदिरों में किया जाता था, ध्यान रखेंगे, और लोग उसे सुनते भी थे। साथ ही साथ दो महाकाव्य की बात होगी, महाभारत और रामायण के, जो लंबे अरसे से लोकप्रिय रहा। महाभारत में क्या कहानी, कौरव पांडव के बीच में कहानी है, ठीक है। इनके युद्ध की कहानी है। पुरु वंश का राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। महाभारत कब कब लिखा गया था, आज से लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। पुराणों और महाभारत दोनों को ही वेद व्यास यानी व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। रामायण कहानी आपको पता है कि रामायण की कहानी कौशल राजा राम के बारे में, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। फिर वनवास में क्या होता है, उनकी पत्नी सीता को लंका का राजा रावण ने अपहरण कर लेता है। फिर सीता को वापस के लिए राम की लड़ाई रावण से होती है, फिर विजयी होता है, फिर वापस कौशल लौटते हैं, श्रावस्ती अयोध्या लौटते हैं। तो इस तरह करके ये सब भी बातें वहाँ उस समय लिखा गया था, ठीक है। महाभारत की तरह भी रामायण भी एक प्राचीन कहानी, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया, और इसको संस्कृत में लिखा था, जिसका नाम है वाल्मीकि ने, ठीक है। वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण आज बहुत सी भाषा में मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में संस्कृत में लिखा गया था। किसने लिखा था, वाल्मीकि ने। कुछ विज्ञान की पुस्तक, इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखा, आर्यभट्टियम नाम का लिखा, ठीक है। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य की चक्कर लगाती है। अगर अपनी धुरी पे घूम रही है, दिन रात होगा, ठीक है, और सूर्य की चक्कर लगाती है तो मौसम में परिवर्तन होगा, ठीक है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिए, यानी आर्यभट्ट ने दिए। उन्हें वृत्त की परिधि की मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। साथ ही साथ ब्राह्मीर के बारे में चर्चा है, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य की कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता, जिन्होंने कई खोजें की। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई, ठीक है, विकसित हुई। साथ ही साथ प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखा, औषधि शास्त्र का उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना में सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि चरक ने चरक संहिता लिखा, उसमें औषधि के बारे में एक कह सकते हैं एक उल्लेखनीय पुस्तक है। सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता लिखा, जिसमें शल्य चिकित्सा मतलब सर्जन के बारे में, किसे चीर फाड़ किया जाए उनके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी सी बात लिखा गया है कागज़ के बारे में, ठीक है, कि कागज़ का आविष्कार करीब आज से कब हुई थी, 1900 साल पहले। किसने किया था, काइलुन ने किया, नाम का व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ के छालों को पीट कर लुगदी बनाया, फिर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसे लुगदी दबाकर उसे पानी में निचोड़ दिया और सुखाकर कागज़ बनाया। कागज़ बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। 1400 ईयर पहले क्या हुआ, कोरिया तक पहुंची, इसके तुरंत बाद जापान तक फैल गए, ठीक है। हुआ यूँ कि 1800 साल पहले ये कहाँ पहुंचा, बगदाद पहुंचा, ठीक है, बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अन्य भागों में पहुंची। इस महाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी कहाँ से आई, बगदाद से आई, ना कि चीन से आई, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे दोस्तों कि ये आपका 6th क्लास का NCERT 9th चैप्टर, 10th चैप्टर और 11 चैप्टर, ठीक है। तो इस प्रकार करके आज इस चैनल के माध्यम से आपका 6th क्लास का NCERT पूरा हुआ। आप
अच्छी तरह से देखिए, मैं एक वीडियो में इसको पूरी कंपाइल कर दूंगा, एक जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रुकते हैं। आप पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।